Welcome class 11th in today's history class. Students, in our previous class we have started learning and culture of Islamic world. Today we will continue this topic again and we will know more about learning and culture of Islamic world at that time. So let's start. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर होने की वजह से है ना बहुत सारे कल्चर आ चुके थे, कल्चरल डाइवर्सिटी आ चुकी थी जहाँ पर क्रिश्चियंस और इस्लाम लोग मुस्लिम्स सभी एक साथ रह रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे थे। यहाँ हमने पढ़ा था कि जो स्टडी मटेरियल्स होता था वो भी अब चेंज हो चुका था। अब बहुत सारे दूसरे जो क्षेत्रों के जो कुछ स्पेशल टाइप के लिटरेचर वर्क थे जिनको अरबी में, उर्दू में ट्रांसलेट किया जा रहा था ताकि हर तरह के मुस्लिम्स भी उसको पढ़ सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो उस टाइम पर हो ही रही थी। इस टाइम पर बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स भी प्रमोट करे गए, है ना। जो उस टाइम पर जो इंटेलेक्चुअल लाइफ के लोग थे, जो बौद्धिक लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, है ना, उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना। कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो कि थियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड के थे, यानी जो लोग थोड़े से धार्मिक टाइप के लोग थे, धार्मिक टाइप जैसा उनका माइंड था, ऐसे लोगों को या उनके ग्रुप्स को मुताज़िला कहा जाता था उस टाइम पर, है ना। और ये जो धार्मिक ग्रुप था, ये कैसे ग्रुप थे, ये लोग हमेशा इस्लामिक जो व्यूज़ थे, इस्लामिक जो लॉज थे, उनके बेसिस पे लोगों को शिक्षा दिया करते थे, है ना। जो इनको माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपने इस्लाम धर्म के बारे में नॉलेज है ना, मुताज़िला लोगों को, ठीक है। और ये लोग इनसे लोग क्वेश्चनिंग करते थे इस्लामिक बिलीफ से रिलेटेड कि ऐसी चीज़ें इस्लाम में क्यों फॉलो की जाती हैं, कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं। मतलब लॉजिकली लोग पूछते थे कि इस्लाम में इस बिलीफ सिस्टम के पीछे का क्या रीज़न है। तो मुताज़िला लोग क्या करते थे, उनको आंसर करते थे, है ना, उनको बताते थे और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे इस्लामिक बिलीफ्स को। उस टाइम पर फ़िलासफ़र्स को फ़लाशिफ़ा कहा जाता था और ये लोग भी बहुत ज़्यादा गहरा चिंतन करते थे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते थे। और उसके बाद फिर इन जो आंसर्स होते थे, जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे कंटिन्यूअसली, हमेशा जो ट्रेंड में रहते थे, उनके बहुत डीप डीप आंसर देते थे, है ना, जो सच में बिल्कुल रिलेट करता था इस्लामिक बिलीफ्स के साथ और लोगों को जोड़ सकता था और लॉन्ग पीरियड तक इस्लामिक बिलीफ्स के साथ, ठीक है। इस टाइम पर इब्न सीना नाम के एक डॉक्टर का भी ज़िक्र किया जाता है, उनके बारे में भी बताया जाता है कि ये डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन और ये एक बहुत अच्छे फ़िलासफ़र भी थे, है ना। उस टाइम पर ये माना जाता था, इस्लामिक जो बिलीफ सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि जब हमारा लास्ट टाइम आ जाता है, जब हम डेथ की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बाद डे ऑफ जजमेंट होता है ना। एक इंसाफ का दिन होता है जहाँ पर हमारे जो हम लोगों ने वर्क किया है, जो भी अच्छा या बुरा किया है पूरे लाइफ में, उसके बेसिस पे हमको आगे का प्रोसेस किया जाता है। अगर हमने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया है तो हमें फिर से जीवित कर दिया जाता है और एक नई दुनिया में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जहाँ पर बहुत हमारे कंफर्ट की चीज़ें होंगी और वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, है ना। और अगर हमने कुछ ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया है, तो हमें एक दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाएगा जहाँ पर हमें पनिशमेंट दी जाएगी, है ना। तो ये जो इब्न सीना का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, जो एक फ़िलासफ़र भी हैं और प्रोफेशन से ये डॉक्टर भी हैं, ये इन चीज़ों को नहीं मानते थे, है ना। उन्हें लगता था कि ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जिसके वजह से वो जो हमारे मुताज़िला लोग थे, है ना, जो थियोलॉजियंस लोग थे, धार्मिक लोग थे, वो उन्होंने हमेशा इनका या इनके व्यूज़ को फॉलो करने वाले लोगों का हमेशा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी किया है, ठीक है। इस टाइम पर मेडिकल राइटिंग्स को भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क का नाम यहाँ पर बताया जाता है जिसका नाम है अल कानून फिल तिब, जिसे कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा
मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 760 ड्रग्स के बारे में, यानी जो मेडिसिन्स होते हैं उनके बारे में भी दिया गया है। जहाँ पर बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं जिनको बीमारिस्तान कहा जाता था उस टाइम पर, हॉस्पिटल्स को, वहाँ पर, है ना, वहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे बीमार लोगों के साथ, सिक लोगों के साथ, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो भी न्यू ड्रग्स बनते थे, न्यू मेडिसिन्स बनते थे, उनके बारे में भी इसमें लिखा गया था, है ना। तो इस ये जो बुक थी इसका नाम क्या था? कैनन ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर इस्लाम को बहुत ज़्यादा अगर प्रमोट किया जा रहा था तो केवल जो लिटरेचर वर्क हो रहा था वो इस धर्म को लेकर ही हो रहा था। नहीं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेडिसिन को लेकर या फिर मेडिकल साइंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना, और बुक्स लिखी जा रही हैं मेडिसिन्स के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बताया जा रहा है ना। तो ये जो बुक थी कैनन, ये इसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई जहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से बीमार लोगों को हील किया जाता है थ्रू डाइटरी रेगुलेशंस। किस तरह से हम कौन सी चीज़ को खाएंगे, कौन कौन से फूड्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें फूड में लेना है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं ना। तो ये पूरा कैनन जो बुक थी इनकी, कैनन ऑफ मेडिसिन, इसमें बहुत अच्छा मतलब डिस्क्रिप्शन किया गया है डाइटरी रेगुलेशन के बारे में कि थ्रू डाइटरी रेगुलेशन कैसे हम हील कर सकते हैं अपने आप को, हेल्दी कैसे रह सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इस बुक में ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो संक्रमण वाली बीमारियां, यानी कॉन्टैजियस नेचर के जो डिजीज़ेस हैं उनको कैसे रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, और अपने आप को कैसे सेफ रखा जाता है इन चीज़ों से, है ना। कैनन बुक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था पूरे यूरोप में। लोग इसको पढ़ते थे और बहुत ज़्यादा सीखते थे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करते थे ताकि वो हेल्दी रह सकें, ठीक है। इसके अलावा ये जो यूरोप में जब ये बुक को यूज़ किया जा रहा था तो यूरोप में इनके ऑथर को एविसेना नाम से जाना जाता था, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और पोएट थे उस टाइम पर जिनका नाम था उमर खयाम। उन्होंने भी कैनन बुक को पढ़ा हुआ है, जो एक मेडिसिन पर आधारित बुक है। मेडिकल साइंस का एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट एविडेंस है उस टाइम के, है ना। उनका एक गोल्ड टूथपिक भी मिला है। एक बुक है मेटाफिज़िक्स नाम की एक बुक, है ना। उसके 2-3 पेजेस के बाद उनका ये टूथपिक, गोल्डन टूथपिक भी मिला है ना। जिसका मतलब ये पता चलता है कि उन्होंने इस तरह की बुक्स में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उनका इंटरेस्ट का मतलब कि उस टाइम पर जो सिटीजन्स थे वो ऐसी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, है ना। मेडिसिन पर, मेडिकल साइंस पर, और साथ ही साथ पर जो हमारे रिलीजियस मैटर्स पे बेस्ड जो बुक्स थे, बिलीफ्स थे, उनको भी लोग बहुत अच्छे से मानते थे, ठीक है। उस टाइम पर लोगों में बहुत क्वालिटीज़ भी रेज़ हो रही थी, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही थी लोगों के अंदर, है ना। पर्सन्स के कम्युनिकेशन के लेवल को जो बढ़ा रही थी, जिसमें कौन बढ़ा रहा था? एक नया और वर्क था जो था अदब, है ना। अ टर्म विच इम्प्लाइड लिटरेरी एंड कल्चरल रिफाइनमेंट, है ना। कुछ कल्चरल चीज़ें बताई गई थी कि अगर हम इस्लाम हैं तो हमें ये चीज़ें अपनी डेली लाइफ में करना है ना। इस तरह से हमें लोगों से मिलना है, किस तरह से हमें उनके साथ बिहेवियर करना है, और हर तरह की जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको एक तरह से फिक्स कर दिया गया था कि हम इस तरह से मतलब इस तरह से लोगों को बिहेव करना है ना। और इसी जो सही तरीके से का जो एक रिफाइनमेंट किया गया था, इसी को अदब कहा जाता है ना। तो अदब फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस इंक्लूडेड पोइट्री, इसको पोइट्री में भी लिखा गया जिसको नज़्म कहा गया, और इसके अलावा प्रोज़ में भी इस चीज़ को लिखा गया कि किस तरह से लोग अदब में रह सकते हैं ना। इनके अलावा बहुत सारे पोइटिक वर्क भी हुए हैं ना, जैसे एक मेडिकल साइंस का एग्जांपल तो देख ही लिया, है ना। दूसरी साइड पर पोइटिक कंपोजिशंस भी हो रहे थे, बहुत सारी पोएम्स भी लिखी जा रही थी प्री इस्लामिक ओरिजिन में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पोएम है ओड, जिसको कसीदा भी कहा जाता है। और ये उस टाइम पर लिखी गई थी जब अब्बासिद पीरियड चल रहा था हमारे
यहाँ पर। और इस पूरे पोयम में जो ओड या कसीदा पोयम बताई गई है, जो पोइटिक वर्क किया गया है, इसमें जो अब्बासिद्स हैं या उनसे पहले के जो लोग हैं, उन लोगों के अचीवमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है ना। एक और इम्पोर्टेंट नेम अबू नुवाज़, जो पर्शियन ओरिजिन के थे, और इन्होंने भी बहुत सारे क्लासिक पोइट्री को न्यू थीम्स के बेसिस पे भी लिखा है ना। जैसे यहाँ पर वाइन एंड मेल लव विद द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग प्लेजर फॉरबिडन बाय इस्लाम, ये उनका एक टाइटल मान सकते हैं कि जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से पोइटिक फॉर्म में लिखा। इनके अलावा आफ्टर अबू नुवास और जो पोएट थे, उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मैटर्स पर पोइटिक फॉर्म में सारी चीज़ें लिखी। ठीक है। इनके अलावा इन्हीं सारी चीज़ों को, सेम ट्रेडिशन को सूफ़ीज़ ने भी फॉलो किया। जो सूफ़ीज़ जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक ग्रुप मुस्लिम्स का, एक ऐसा ग्रुप जो हर समय ईश्वर की यानी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की वर्शिप में लगा हुआ होता था, है ना, सूफ़ीज़। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लिखी, जहाँ पर वाइन ऑफ मिस्टिकल लव के बारे में भी उन्होंने बताया। जिस टाइम पर अरब ने ईरान को जीता था, उस टाइम पर पहलवी लैंग्वेज थी जो एंशियंट ईरान में यूज़ की जाती थी, है ना। पहले ईरान में पहलवी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, लेकिन जब अरब ने ईरान को जीत लिया, तो ये लैंग्वेज तो वहाँ पर चेंज हो ही जाएगी, क्योंकि तो सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। तो पहलवी लैंग्वेज धीरे धीरे डिकेड हो गई, धीरे धीरे समाप्त कर दी गई, और एक नए वर्ज़न में अब पहलवी लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी। मतलब कि उसमें कुछ अरेबिक वर्ड्स भी यूज़ हो गए, और अब ये जो पहलवी लैंग्वेज थी वो अपने पुराने उस एंशियंट फॉर्म में नहीं रह गई थी, है ना। और ये जो नए फॉर्म में अभी पहलवी हमारी क्रिएट हो चुकी थी, इसको हम लोग न्यू पर्शियन कहते हैं। ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे अरेबिक वोकेबुलरी को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो अरबी यानी अरेबियन और उसके साथ साथ जो हमारी पहलवी लैंग्वेज थी, दोनों मिक्स्ड हो जाती है यहाँ पर, और न्यू पर्शियन लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है ना। तो इस टाइम पर द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन खुरासन एंड ट्रांसोक्शियाना टुक न्यू पर्शियन टू ग्रेट कल्चरल हाइट्स, है ना। इस टाइम पर जैसे जैसे सल्तनत पीरियड बढ़ा, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता गया हमारा इस्लामिक वर्ल्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो इस टाइम पर सामानित कोर्ट्स में एक जो पोएट थे जिनको रूडकी कहा जाता है, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पोएट थे, जिनको न्यू पर्शियन पोइट्री का फादर भी कहा जाता है ना। इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट पोएम्स लिखे, कुछ शॉर्ट लिरिकल पोएम्स जिनको गज़ल भी कहा जाता है। इनके अलावा एक और नए तरीके की रचना करी जाती थी, कंपोजिशन की जाती जिसको क्वाट्रेन कहा जाता था, क्वाट्रेन या रुबाई, है ना। और जब कई सारे मतलब क्वाट्रेन लिखे जाते थे या रुबाई लिखी जाती थी, तो उसको प्लूरल फॉर्म में हम रुबैयत कहा करते हैं, है ना। रुबाई क्या होती है? रुबाई 4 लाइन के स्टैंजा के साथ एक पोएम होती है, ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट 2 लाइन्स जो होती हैं वो केवल इंट्रोडक्शन की तरह होती हैं, जिस भी चीज़ के बारे में हम पोएम को लिख रहे हैं, है ना। थर्ड लाइन में जब हम आते हैं तो थर्ड इज़ फाइनली पोइज्ड, है ना। थर्ड वाले में थोड़ा सा और करीब जाते हैं और क्लोज जाते हैं हम, और फोर्थ लाइंस जो होती है वो डिलीवर करती है हमारे पॉइंट को, जिस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इस पूरे रुबाई को लिखा है ना। तो मतलब ये उसकी एक ख़ासियत थी कि वो 4 लाइन्स में थी, और लास्ट लाइन में जाकर ही पूरे तरीके से वो हमारे समझ में आ सकती थी कि उसमें कहना क्या था, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे तरह के कंपोजिशंस इस टाइम पर हो रहे हैं। रुबाई और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है उमर ख़याम के टाइम पीरियड में, है ना, यानी 1048 से 1131 के टाइम तक ये बहुत ज़्यादा और पॉपुलर हो जाती है उमर ख़याम के टाइम में। उमर ख़याम क्या थे? उमर ख़याम एक एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक रह चुके थे बुखारा प्लेस में, समरकंद में और इस्फ़हान में, ठीक है। इनके अलावा और कौन कौन सी मतलब और कौन कौन से वर्क हुए थे
ये एक और नई शुरुआत होती है, एक नई बिगनिंग और होती है 11th सेंचुरी में, जिस टाइम पर गजनी का रूल आ जाता है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना, गजनी के बारे में भी पढ़ा था कि गजनी का कैसे रूल आता है ना। तो जब गजनी का रूल आता है तो गजनी भी जो था वो पर्सियन लिटरेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, है ना। और यहाँ पर जो लाइफ थी ये पूरी तरीके से पर्सियन लिटरेरी लाइफ पे बेस्ड होना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे जो अच्छे अच्छे पोइट्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं गजनी के लिए, है ना, गजनी के तरफ। और इनके कोर्ट्स में लोग जाते हैं, वहाँ पर जाकर अलग अलग तरह के कंपोजिशंस करते हैं, है ना। और गजनी के सामने कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ पोइट्स होते थे, बहुत ज़्यादा लोग होते थे। और इस ग्रुप को के लोग जो होते थे वो बहुत सारे नए नए तरीके की चीज़ों को कंपोज करते थे। जैसे एंथोलॉजीज़ लिखी जाती थी जिनको दीवान्स कहा जाता है। इनके अलावा बहुत सारी इपिक पोइट्री भी करी गई जिसको मथनवी कहा गया, है ना। इसमें से मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क जो बताया जाता है गजनवी के टाइम का वो है फिरदौसी का वर्क, जो कि जिसमें उन्होंने बताया कि 30 इयर्स लग गए थे उनको एक वर्क को कंप्लीट करने में, जिसका नाम था शाहनामा, बुक ऑफ किंग, है ना। जो जिसको हम एक एपिक कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ा जो रचना है ना, जो 50,000 कपलेट्स में जाकर तैयार हुई है ना। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये इस्लामिक लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस है ना, बुक ऑफ किंग, इसे हमेशा याद रखेंगे, जिसको शाहनामा भी कहा जाता है। और ये फिरदौसी ने लिखा था, है ना। शाहनामा को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि ये कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस एंड लेजेंड्स है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो लोग थे, है ना, और इस्लामिक जो ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। और ये सारी चीज़ें लिखी गई है पोइटिकली फॉर्म में, है ना, पोएट फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में डिपिक्ट करी गई हैं सारी चीज़ों को, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा, जब से अरब का कन्क्वेस्ट हुआ था, जब से अरब में शुरुआत हुई थी इस्लाम की, तब से लेकर बाद तक के टाइम को बहुत अच्छे तरीके से पोइटिकली डिपिक्शन किया गया है इसका। गजनवी के टाइम पर पर्सियन लैंग्वेज को वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में। इनके अलावा जो नेक्स्ट वर्क आता है लिटरेचर पर वो है कैटलॉग्स, जिसको किताबल फ़हरिस्त भी कहा जाता है ना। और ये क्या है, ये बगदाद के एक बुक सेलर के बारे में बता रहा है, और इब्न नदीम नाम था इनका, है ना, जो डिस्क्राइब करते हैं लार्ज नंबर पर बुक्स और रिटन वर्क जो हुए थे उनके बारे में। इस टाइम पर बहुत सारे मोरल एजुकेशन पर बेस्ड भी बुक्स लिखी गई, जो कि लोगों के अम्यूज़मेंट के लिए, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, रीडर्स के एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती थी, है ना, उनको खुश करने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी बुक्स लिखी जाती थी। इनके अलावा जो ओल्डेस्ट बुक है जो इस कैटेगरी में आती है, जैसे एनिमल फैबल्स, जिनको कलीला व दिमना कहा जाता है, द नेम्स ऑफ टू जैकल्स हु वर द लीडिंग कैरेक्टर्स, मतलब कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी लिखी गई हैं जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए लिखी गई हैं, कुछ इमेजिन करके लिखी गई हैं। जहाँ पर एक बहुत ही फेमस बुक का नाम जहाँ पर बता रहा है, टू जैकाल्स की कहानी है, कलीला व दिमना, है ना, जिनके बारे में ये पूरी स्टोरी है, ठीक है, जिसको बाद में अरेबिक ट्रांसलेशन भी करा गया था, है ना, पहलवी लैंग्वेज में था पंचतंत्र की तरह, और फिर इसको ट्रांसलेट भी किया गया ताकि हर तरह के लैंग्वेज को समझने वाले लोग इस तरह की चीज़ों को भी इंजॉय कर सकें, है ना। और बहुत ज़्यादा जो एक मोस्ट वाइड स्प्रेड लास्टिंग लिटरेरी वर्क था वो था स्टोरीज़ ऑफ हीरो एडवेंचर। बहुत सारे जो हीरोज़ हमारे पास्ट में होकर गए, है ना, कुछ ऐसे पॉपुलर लोग जिनके बारे में भी स्टोरीज़ लिखी गई हैं, जैसे अलेक्जेंडर, जिसको अलकंदर कहा जाता है, और सिंदबाद, जिसके बारे में शायद तुमने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, है ना। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इनके अलावा कुछ अनहैप्पी लवर्स की कहानी यहाँ पर बताई जा रही है, जिसको कायस कहा गया, नोन एज मजनून और द मदमान, है ना। ये भी एक स्टोरी है जो कि दो कपल्स के बारे में यहाँ पर इस स्टोरी में
बताया गया है। इसके अलावा उस टाइम पर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और भी बुक्स लिखी गई थी, जिनमें एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है द 1001 नाइट, जिसमें एक सिंगल नैरेटर के द्वारा एक पूरी कहानी सुनाई जाती है रात को, है ना? जिसमें शहरज़ाद नाम का की कोई एक कैरेक्टर है, जो कि रात में अपने हस्बैंड को बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है, और वो केवल रात में कहानियाँ सुनाती थी, और 1 नाइट 2 नाइट 3 नाइट इस तरह से 1000 नाइट्स पूरी निकल जाती है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनाते सुनाते। तो ये भी एक स्टोरी उस टाइम की है, जो कि एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। अगर 1000 नाइट्स की स्टोरीज़ को हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है इस तरह की स्टोरीज़ का, है ना? इसको बाद में अरेबिक लैंग्वेज में से भी दूसरे लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। कुछ ऐसी बुक्स थी जो कि ह्यूमन बीइंग्स के पर भी बेस्ड थी, कि किस तरह के कितने टाइप के लोग, कितने टाइप के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। जहाँ पर बताया भी गया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े समझदार लोग होते हैं, कुछ स्टूपिड टाइप के लोग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, भोले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, है ना? तो इस तरह की बुक्स भी जो कहीं न कहीं लोगों के डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हुए भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई, जो उन्हें एंटरटेन भी कर रही थी और एजुकेट भी कर रही थी, ठीक है? और इसके अलावा एक बुक थी किताबल बुखाला, बुक ऑफ माइजर्स, जहीज़ ऑफ बसरा। इन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्शन करा हुआ था, एनेक्डोट्स लिखा हुआ था माइजर्स के बारे में, और ग्रीडिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। 9th सेंचुरी के टाइम पर जो अदब का स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है ना? और इनको बायोग्राफीज़ में भी लिखा जाने लगता है, मैनुअल्स ऑफ एथिक्स जिनको एखलाक्स कहा जाता है उसमें भी, मिरर ऑफ प्रिंसेस जो कि बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट के नाम से भी जानी जाती है, और इनके अलावा बहुत सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे उन पे बेस्ड भी बुक लिखी गई, जिनको तारीख कहा जाता था। उस टाइम पर हिस्ट्री को भी लिखा जाता था, पास्ट में हुए इवेंट्स को भी लिखा जाता था, जो भी मुस्लिम सोसाइटीज़ में कुछ भी नया हुआ था, है ना? जो भी चेंजेस आए थे उनके बारे में भी लिखा जाता है। तो इन चीज़ों को उस टाइम पर जो स्टूडेंट्स होते थे वो तो पढ़ते ही पढ़ते थे, जैसे आज हम हमारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे जो स्कॉलर्स, दूसरे स्कॉलर्स होते थे या कॉमन सिटीजन्स होते थे, पब्लिक होती थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी अपने हिस्ट्री को पढ़ने में। हिस्ट्री के स्टडी से हम हमारे यहाँ के रूलर्स को, ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, हम ग्लोरीफाई कर पाते हैं कि किस तरह से हम उन रिकॉर्ड्स को पढ़ के हम देख पाते हैं कि कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जो हमारे कंट्री में में हुए हैं, कौन कौन से डायनेस्टीज़ हमारे यहाँ पर आए हैं ना, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, और भी बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें उनके बारे में भी हम हिस्ट्री को स्टडी करके जान पाते हैं ना। तो इन्हीं सारे पर्पसेस को ध्यान में रखते हुए उस टाइम पर हिस्ट्री भी स्टडी कराई जाती थी, और लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे हिस्ट्री पे। अनसब अल अशरफ और ऑफ बहलधूरी एंड तारिक अल रसूल वल मुलुक, है ना? इन दो बुक्स का नाम भी यहाँ पर बताता है, जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट एंड किंग्स के बारे में भी बताया गया, हमारे जो प्रॉफिट थे और किंग के बारे में भी। तो इन बुक्स से हम इनके बारे में जान रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे पास्ट को जान रहे हैं, यानी हमारी हिस्ट्री को जान रहे हैं। तो इन तरह की जो बुक्स थी उनको हम लोग हिस्टोरिकल बुक्स कह सकते हैं, जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर लिखी भी जा रही थी और पढ़ी भी जा रही थी। बहुत से ऐसे वर्क भी थे जो ज्योग्राफी पर बेस्ड थे, यानी ज्योग्राफी एंड ट्रैवल, जिसको रिहाला कहते हैं। हमारे बहुत सारे जो वो थे, मर्चेंट्स थे, ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, है ना, जाते थे, घूमते थे और अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट भी होता था उस टाइम पर। तो जो ट्रैवलर्स थे, जो भी हमारे मर्चेंट्स लोग थे, वो जब दूसरे प्लेसेस पे जाते थे तो वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में भी बताते थे, लिखते थे, है ना। तो उस टाइम पर बताया गया था कि वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लाइम्स,
है ना, 7 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिनको सिंगुलर इक्लिम, मतलब जब हम इसको एक ही पार्ट में देखते हैं तो इक्लिम कहते हैं। और उसके अलावा ये 7 क्लाइम्स में बटा हुआ है ना, जैसे हम आज के टाइम पर कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं, है ना। इनके अलावा बताया गया कि जो सिटीज़ हैं वो एस्ट्रोनॉमिकली जो जिस भी पोजीशन पर बताई जाती थी वो भी आज के टाइम पर एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मुकद्दसीस डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी, एहसान अल तकसीम, जिनको बेस्ट डिवीज़न भी कहा गया है, इज़ अ कंपरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीज़ एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ एग्जॉटिक क्यूरियोसिटीज़, है ना। कुछ ऐसी बुक्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, जिसमें ये 2 बुक्स के नाम भी हैं। इनके अलावा ज्योग्राफी और जनरल हिस्ट्री को एक साथ कंबाइंड रूप में जो बताया या पढ़ाया जाता था, उस बुक का नाम था मुरूज़ अल दहाब, है ना, जिसको गोल्डन मीडोज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ वर्क्स और बहुत सारे दूसरे वर्क्स, जैसे अलबरूनीज़ का फेमस तहकीक माई लिल हिंद, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, 11वीं सेंचुरी में लिखा गया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जियोग्राफिकल या ट्रैवल बेस्ड, जिसको रिहाला हम कहते हैं। 10th सेंचुरी आते आते जो इस्लामिक वर्ल्ड था, जो भी हमारे ट्रैवलर्स थे, अगर हम उनकी माने, उनके अकॉर्डिंग देखें, तो उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर, तो उन्होंने पाया कि जो पूरा वर्ल्ड है या इस्लामिक वर्ल्ड या आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल एक जैसा हो चुका है। कहीं पर भी किसी भी तरह का मतलब फ़िज़िकली चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जो एक्सटर्नल सिंबल्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक जैसे हैं, मतलब हर जगह पर मॉस्क्यूज़ हैं, सीरीन्स एंड टॉम्ब्स हैं, जो कि स्पेन टू सेंट्रल एशिया है, जो कि सेम बेसिक डिज़ाइन पर बेस्ड है ना। आर्केस, टॉम्ब्स, मिनरेट्स एंड ओपन कोर्टयार्ड एंड एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल नीड्स ऑफ मुस्लिम्स, है ना। ये सारी चीज़ें देख के समझ में आता है कि 10th सेंचुरी आते आते पूरा वर्ल्ड एक जैसे दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें ट्रैवलर्स ने बताई। हमारे इस्लामिक पीरियड का जो फर्स्ट सेंचुरी था, उस टाइम पर जो मॉस्क्यूज़ बनाए जाते थे, उसकी ये खासियत थी कि जो हमारा मॉस्क्यू होता था, उसका जो रूफ़ होता था वो पिलर्स के सपोर्ट पर खड़ा हुआ होता था, पिलर के सपोर्ट के साथ बना हुआ होता था, है ना। और अंदर जाकर जो हमारा मॉस्क्यू है उसमें ओपन कोर्टयार्ड होता था, जिसको शहन कहा जाता था। और इसमें बहुत अच्छा फाउंटेन भी लगा होगा, पॉन्ड भी प्लेस्ड होता है, और एक बहुत बड़ा हॉल होगा जहाँ पर लोग बैठकर वर्शिप करेंगे, है ना। जितने भी वर्शिपर्स हैं वो प्रे करेंगे, और इनके बीच में जो प्रेयर्स का जो लीडर होता है ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो उस मस्जिद का में जैसे ब्राह्मण्स को हम मंदिरों में देखते हैं, जो पुजारी होता है, उसी तरह से अगर जो प्रेयर का जो लीड कर रहा है, जो जिनको फॉलो करते हुए लोग प्रेयर कर रहे हैं, उनको इमाम कहा जाता है था। तो इस तरह से था उस टाइम पर मॉस्क्यूज़ का स्ट्रक्चर। इनके अलावा मॉस्क्यूज़ की जो वॉल होती थी वो बहुत अच्छे से इंडिकेट करती थी मक्का के डायरेक्शन को, है ना। और इनके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें थी जो वॉल्स पे लिखी जाती थी, बहुत अच्छे से सजा कर लिखी जाती थी। इस टाइम पर जो नून प्रेयर ऑन फ्राइडे होते थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे, जहाँ पर लोगों को sermons डिलीवर किया जाता था उस टाइम पर। और इनके अलावा लोग आते थे, और ये उस टाइम पर जो 5 टाइम्स की वर्शिप मतलब करी ही जाती थी। वो कहा जाता था कि मतलब उस टाइम पर 5 डेली प्रेयर्स एंड वीकली सरमन्स भी हुआ करते थे। हर दिन 5 प्रेयर और हर हफ्ते में एक बार एक सरमन भी रखा जाता था, ठीक है। ये जो मॉस्क्यूज़ का कंस्ट्रक्शन होता था, सेम पैटर्न पर ही हर जगह पर मॉस्क्यूज़ देखने को मिलते थे, है ना। सेंट्रल कोर्टयार्ड तो हर जगह होता ही था, जिसको दीवान कहा जाता है। वो चाहे कोई भी तरह का हॉस्पिटल होगा, कोई भी पैलेस होगा, या जहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं, जो एक पब्लिक मॉस्क्यू होगा, वहाँ पर भी जो मॉस्क्यू का कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है वो सब जगह पर एक जैसा ही माना जाता था। मतलब एक ही पैटर्न पर बना हुआ होता था हर जगह पर मॉस्क्यूज़, ठीक है। इनके अलावा जब उम्मयाद का टाइम पीरियड था, उस टाइम पर उन्होंने डेज़र्ट पैलेसेस भी बनवाए थे ओएसिस के पास में,
है ना। और ऐसा ही खैबत अल मफजर ने जैसे बनवाया था पैलेस्टीन में, बिल्कुल ये वैसा ही है। इनके अलावा कैसर अमरा का जॉर्डन में भी एक इस तरह का पैलेस देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है उमैयाद के द्वारा बनाए हुए डेजर्ट पैलेस की तरह ही। ठीक है। इस टाइम पर लोग बहुत ही अच्छे से रहते थे, हंटिंग करते थे, हंटिंग को वो आनंद के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी करते थे, और लग्जीरियस लाइफ अपने घरों में बिताया करते थे। इस टाइम पर जो पैलेसेस थे वो रोमन और ससानियन आर्किटेक्चर पर बेस्ड भी थे। ठीक है। जहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होती थी, वॉल्स में बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बनाए जाते थे, मोज़ैक्स बनाए जाते थे, पेंटिंग्स ऑफ पीपल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है उस टाइम पर। जब अब्बासिड्स ने भी बहुत सारी इम्पीरियल सिटीज़ को बनाया था, जिसमें समारा मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम बताया जा रहा है। बहुत सारे गार्डन्स, बहुत सारे रनिंग वाटर भी उस टाइम पर बनवाए गए थे। मतलब बहुत सारे अच्छे नए नए सिटीज़ और टाउन्स भी मुस्लिम वर्ल्ड में बनाए गए थे। उस टाइम पर अब्बासिद कैलिफ्स ने बगदाद में, और फ़ातिमा, जो कि फ़ातिमा जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, उनके टाइम पीरियड में उन्होंने कायरो में भी इस तरह से कुछ पैलेसेस बनवाए थे, जो बाद में डिसअपीयर हो गए, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं हैं। लेकिन उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, तो जो लिटरेरी टेक्स्ट हुए हैं, जो बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, उसमें तो इनके बारे में बताया गया है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये डिसअपीयर्ड हो चुके हैं, नहीं हैं उस जगह पर। तो यानी इस टाइम पर बहुत सारे पैलेसेस बन रहे हैं, मॉस्क्यूज़ बन रहे हैं, और अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहे थे। इस टाइम पर दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के आर्ट्स की भी शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें आर्ट फॉर्म्स की, जिसमें फर्स्ट था कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या था कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली राइटिंग का एक आर्ट था, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता था, डिज़ाइन के साथ लिखा जाता था। और दूसरा यहाँ पर था आर्बेस्क्यू, जिसका मतलब होता है जियोमेट्रिक एंड वेजिटल डिज़ाइंस। बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग वे में डिज़ाइंस बनाए जाते थे, है ना। तो ये दो चीज़ें थी जो उस टाइम पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म्स की तरह जानी जाने लगी और बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो गई, है ना। अब यहाँ पर कैलीग्राफी के थ्रू बहुत सारे रिलीजियस कोटेशंस लिखे जाते थे, बहुत सारी अच्छी लाइंस जो कि कुरान शरीफ में दी हुई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मुस्लिम लॉज में बताया गया है, उनको वॉल्स में कैलीग्राफी के थ्रू, यानी ब्यूटीफुली राइटिंग के थ्रू लिखा जाता था, है ना। और कैलीग्राफिक आर्ट्स को इस टाइम पर प्रिजर्व करके बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, और 8th एंड 9th सेंचुरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ भी किया गया। इनके अलावा लिटरेरी वर्क सच एज द किताबल अग्नि, बुक ऑफ सॉन्ग्स, कलीला व दिमना एंड मुकामत और हरीरी वर इलिस्ट्रेटेड विथ मिनिएचर पेंटिंग्स। इस टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग्स भी होती थी, छोटे छोटे पेंटिंग्स भी करे जाते थे, है ना, जिसका एग्जाम्पल इन बुक्स में भी देखने को मिला है। यानी ये अगर स्टोरीज़ की बुक्स थी तो इसमें उस पूरी स्टोरी के सीन्स को भी दिखाया जाता था मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू। ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स और फ्लोरल डिज़ाइंस भी यूज़ किए जा रहे हैं। जो गार्डन बनाए जाते थे, लोग बिल्डिंग्स में रहते थे, उसको बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया जाता था कैलीग्राफीज़ को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा जो हमारे अरेबेस्क्यूज़ आर्ट थे उनके थ्रू। अगर हम पूरे इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड की हिस्ट्री की अब बात कर लें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो 3 मेन एस्पेक्ट्स पर चल रही थी, जिसमें से फर्स्ट था रिलीजन, सेकंड था कम्युनिटी, और थर्ड था पॉलिटिक्स। इन तीनों को ही साथ में लेकर बाद में देखा गया कि ये तीनों ही एक बन जाती है। यानी जब सबसे पहले रिलीजन के साथ शुरुआत यहाँ पर हुई थी ना, जब इस्लामिक वर्ल्ड बन रहा था, फॉर्म हो रहा था प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर, तो सिर्फ रिलीजन यहाँ का एक एस्पेक्ट था, जो बाद में एक कम्युनिटी बन गया, ग्रुप बन गया, लोगों का एक ग्रुप बन गया और कम्युनिटी क्रिएट हो गई, है ना। देन फिर हमने देखा कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी हो जाती है कि यहाँ पर फिर पॉलिटिक्स को भी लाना पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम भी यहाँ पर इस्टेब्लिश
हो जाता है। तो ये जो यहाँ की ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, इन 3 मेन एस्पेक्ट्स के साथ शुरू होती है। पहले बारी-बारी से शुरू होती है और बाद में ये तीनों ही एस्पेक्ट्स कंबाइंड हो जाते हैं, है ना? फिर बाद में इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे हम देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड चल रहा है और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद हमारा इस्लामिक वर्ल्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरह, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक इवेंट हुआ हमारे पास्ट में, वर्ल्ड के में, एंशियंट हिस्ट्री में, वो क्रिएट करता है। क्लियर? तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई है ना, लैंग्वेज को देखते हैं हम, लिटरेचर को देखते हैं इस टाइम पर, अगर हम आर्किटेक्चर को देखते हैं तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स भी इस टाइम पर बनाए जा रहे हैं, है ना? तो बहुत सारे चेंजेस के बाद हम अगर बात करते हैं हमारे इस्लामिक वर्ल्ड के, इस्लामिक लैंड के कल्चर और लर्निंग के बारे में, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी गई। लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर अभी भी प्रेजेंट टाइम पर भी पड़ रहा है। इनके अलावा उस टाइम पर के कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो किसी भी जगह के कल्चर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, है ना, वो सारे फीचर्स भी हमारे इस्लामिक वर्ल्ड में देखने को मिलती है ना। तो पूरी तरीके से जो भी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा वो एक बहुत ही डेवलप्ड जो एक एरिया था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो रहा है। दिस चैप्टर वॉज वेरी लेंदी, है ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें दी गई थी, तो मे बी कुछ कन्फ्यूज़न्स रह गए होंगे। तो हम क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को रीड करने के बाद सारे जो भी वीडियोस हम लोगों ने अब तक देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको बारी बारी से एक एक करके थोड़ा सा फास्ट में करके भी हम उसको देख सकते हैं और फिर हम राइट डाउन कर लेंगे जो भी हमारे डाउट्स होंगे। जैसे वीकली हम लोग डाउट्स पे तो डिस्कशन कर ही लेते हैं, इसके अलावा अब क्या करेंगे कि इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट डाउट क्लास अब फ्राइडे को होगा उसमें हम और जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी चीज़ों को लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ताकि हमारी इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो फिर now we will meet in our next class with new topic, new chapter. Till then, take care and have a nice day.